एनटीए में नीट का एग्जाम कराते हैं, जेई करवाते हैं, यूसीटी करवाते हैं, यूजीसी एनईटी कराते हैं और परमानेंट कर्मचारी सिर्फ 24 आदमी करोड़ों बच्चों का भविष्य तय करते हैं। एनटीए का डायरेक्टर है, उसको क्यों बनाया हुआ है, वो क्यों उस गद्दी पर बैठा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी आपको लगता है कि वो स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा? रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा। जो भी टीचर आपकी क्वेश्चन सेट करता है उसको आप एक घर में रखो। जिस दिन स्टूडेंट्स का पेपर हो जाए उन टीचर्स को रिलीज कर दो। पेपर कहीं भारी ना जाए, वहीं के वहीं रहे, आराम से सेंटर पे पहुंच जाए फुल सिक्योरिटी में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था। पहला प्रोटेस्ट एनटीए के खिलाफ आप लोगों ने किया था जी। किस साल में? इसी साल शुरुआत को लेकर एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों किया था? कि मेनली जो पेपर का जो सारा स्ट्रक्चर है, जितनी भी पेपर की सिक्योरिटी वगैरह है, वो सब एनटीए देखता है। तो हमारा ये मानना था कि जब एनटीए का डायरेक्टर है उसको क्यों बनाया हुआ है, वो क्यों उस गद्दी पर बैठा है। इसलिए हमने उनके रेजिग्नेशन की मांग करी थी कि जिससे वहाँ पे कोई नया डायरेक्टर आए और इस चीज़ को ठीक करे। अब मैं जब एनटीए के बारे में डिटेल जानकारियां पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि केवल 24 आदमी हैं जो वहां पे परमानेंट काम करते हैं, बाकी सबको भाड़े पे लेते हैं, ठेके पे जिसे हम कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी आपको लगता है कि वो स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा? क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय एनटीए में केवल 24 हैं, जबकि वो नीट का एग्जाम कराते हैं, जेई करवाते हैं, यूसीटी करवाते हैं, यूजीसी एनईटी कराते हैं और परमानेंट कर्मचारी सिर्फ 24 आदमी करोड़ों बच्चों का भविष्य तय करते हैं। डू यू बिलीव सिस्टम नहीं चेंज हुआ, केवल चेहरा चेंज होने से ये ठीक होगा? इसलिए तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा। मेन है सिस्टम में चेंज आना चाहिए। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उस रिसर्च में ये था कि जब भी आपको एग्ज़ाम कराते हो तो जो भी आपके क्वेश्चन सेट करता है, जो भी टीचर आपके क्वेश्चन सेट करता है, उसको आप एक घर में रखो, उसको बाहर जाने का मौका ही मत दो। जब वो घर में रहेगा, किसी से मिलेगा नहीं, ना वो किसी टेक्नोलॉजी से होगा, अपना पेपर बनाएगा और जिस दिन पेपर हो, जिस दिन स्टूडेंट्स का पेपर हो जाए, उन टीचर्स को रिलीज कर दो। तो जिससे हमारे देश में सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। बट कई बार तो रस्ते प्रिंटिंग प्रेस वाला करवा लेता है, कई बार गाड़ी वाला करवा लेता है, कई बार जहाँ पेपर रखा गया वहाँ सील तोड़वा करवा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी ये बड़े पेपर होते हैं उन सबको कंप्यूटर पे कराना चाहिए। और जो मैंने आपको जो घर वाली बात बताई, रिसर्च वाली बात बताई, वहाँ पे भी आपकी एक प्रॉपर प्रिंटिंग मशीन का सेटअप होना चाहिए कि पेपर कहीं भारी ना जाए, वहीं के वहीं रहे, जिस दिन पेपर हो उसी दिन आराम से सेंटर पे पहुंच जाए फुल सिक्योरिटी में। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष हो, अगला जो नीट का पेपर होगा, सीयूटी का, यूजीसी एनईटी का, आपको भरोसा है कि उसमें नकल नहीं होगी या उसमें पेपर लीक नहीं होगा? बिल्कुल भरोसा है मेरे को। 24 में भी यही बात धर्मेंद्र जी ने कही थी, 26 में भी लीक हो गया था, कुर्सी चली गई। नहीं, अब की बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम बनाया जाएगा। जैसे मैंने अभी पढ़ा, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक हाई कमांड मीटिंग होगी, उसमें एक प्रॉपर सेटअप बनाया जाएगा और मेरे को पूरा विश्वास है उस पर तरीके से काम होगा। आपने मोदी जी का जिक्र किया। जी। मोदी जी का वाला वीडियो देखा आपने? बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स। जी। बड़ा इम्प्रेसिव वीडियो था और बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जेनजी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। बट इस बार बहुत गाली खाई है मोदी जी ने प्रोटेस्ट में। मैंने मोदी जी की तारीफ बहुत देखी थी पहले, लेकिन जेनजी के प्रोटेस्ट में बहुत सारी गालियां पड़ी। डू यू बिलीव उस प्रोटेस्ट ने, जेनजी ने मोदी जी को फोर्स किया कि वो लाइमलाइट कैमरे से आगे निकलकर वो छात्रों से सीधे बात करें, और जिसका रिजल्ट दिखा हेलो फ्रेंड्स, और फिर 300 मिलियन प्लस या 400 मिलियन व्यूअरशिप उस टाइम गई जो मैंने देखी थी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जैसे घर में एक दादाजी होते हैं ना, वो उसकी तरह है कि अपने बेटों को, पोतों को, नाता नाती को, सबको एक समान देखते हैं वो। तो आप खुद सोच सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक सेल्फी से वीडियो बना रहे स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, जेनजीस को कनेक्ट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, जो स्टूडेंट्स ने स्वीकार करी और उन पे भरोसा जताया। तो आप सोचो कि कितने अच्छे हैं वो कि उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, देश के युवाओं के लिए, आने वाले जेनजीस के लिए। बट मोदी सरकार की एक हिस्ट्री रही है कि मोदी सरकार इस्तीफा नहीं लेती थी। मोदी सरकार की हिस्ट्री रही कि प्रोटेस्ट को डिले करके दबाया करती थी।
हमने किसान आंदोलन देखा, आप तो हरियाणा से आते हैं, 13 महीने तक किसान आंदोलन चला जी। इस प्रोटेस्ट में ऐसा क्या था कि मोदी जी खुद आके वीडियो पे आ गए, 2-2 बार हेलो फ्रेंड्स किया और बड़ा चला, वो काफी जी, ट्रेंड जी, रहा। धर्मेंद्र प्रधान भी हटा दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले केवल एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था, वो भी मीटू में हुआ था, कभी जवाबदेही को लेकर नहीं हुआ जी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये स्टूडेंट ने जो अपना प्रोटेस्ट किया उसको लेकर? जैसा मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स पावर इज नेशंस पावर। मैं आपको एक शायरी बताना चाहता हूँ। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो जब स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए अपने फ्यूचर को लेके कि आगे इस तरीके की कोई भी गलती ना हो, तो उन्होंने सरकार को एड्रेस करा। सरकार के कुछ लोग मिलने भी गए और उनको मोदी जी पे पूरा भरोसा था, तो उन्होंने मोदी जी से कनेक्ट करा। इसलिए वो रील इतनी वायरल गई कि उनको भरोसा था कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हमारा स्टैंड लेंगे, और जो भी उनकी आपस में मीटिंग का डिसीजन आया वो आज स्टूडेंटों ने स्वीकार किया। आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं जी, जेनजी भी है, आप जिन मोदी जी को दादाजी कहते हैं जी, जब पहली बार आपने उनका वीडियो देखा, हेलो फ्रेंड्स, मित्रों की जगह, जी, 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 क्या ऑनेस्ट रिएक्शन था? सच बताऊं तो मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। मतलब मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की भी चीज़ हो सकती है, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब दिल खुश हो गया कि उन्होंने ऐसा फील कराया कि उनके और हमारे बीच में कोई बैरियर नहीं है। ही कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम वी वांट। हेलो फ्रेंड्स कैसा था? क्योंकि मैं मित्रों हम जानते थे। जी, 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 जी। नेवर एक्सपेक्टेड हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ये बताया कि वो स्टूडेंटों से कनेक्ट करने का तरीका जानते हैं, और वो स्टूडेंट्स अपने ज़माने में भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कनेक्ट कर लगा कि जिस तरीके से उन्होंने हेलो फ्रेंड्स बोला, बहुत दिल खुश हुआ जब मैंने वो वीडियो देखी पूरी। बट ये कितना परसेप्शन चेंज करने वाला था कि आमतौर पर देश की टीवी कोई विषय उठाती थी, इस बार जेनजी ने मोबाइल से कमाल कर दिया। बिल्कुल जी। तो क्या हम ये मान लें कि जब आने वाला समय जो है उसमें देश में क्रांति सड़क से ज्यादा रील से आएगी? देखो जी, आज का ज़माना सोशल मीडिया पे चल रहा है, और लोग सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं, और जितनी भी न्यूज़, जितना भी एक क्विकनेस है, वो टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा चलने लग रहा है। और आज के ज़माने के युवा न्यूज़ चैनल कम देखते हैं, टीवी देखने का कम समय है, बस उनके हाथ में एक फ़ोन होता है जिससे वो फुली अपडेटेड रहते हैं। तो आने वाला समय सोशल मीडिया का समय, और इस समय अभी चल भी रहा है, आने वाला समय और बढ़ जाएगा सोशल मीडिया के लिए। ये अभी जो सोशल मीडिया का दौर है, ये डीयू के चुनाव में कितना इम्पैक्ट करता है? बहुत इम्पैक्ट करता है। मतलब आप अगर ऑन ग्राउंड भी मजबूत हो, और अगर आपका सोशल मीडिया भी मजबूत है, मेरे को नहीं लगता आपको कोई भी ताकत हरा सकती है। अगर आप ऑन ग्राउंड मजबूत हो लेकिन सोशल मीडिया पे सामने वाली पार्टी मजबूत है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव जीत सकते हैं? नहीं जीत सकती। इट्स ऑल अबाउट इमोशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव सिर्फ इमोशन, और जिसने छात्रों के दिलों में जगह बना ली उसके लिए है वो चुनाव। जगह कैसे बनाते हैं? नया लड़का आया है। नहीं, देखो जी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 2021 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मेरा 2021 में एडमिशन हुआ था। जब से लेकर 2025 तक स्टूडेंटों के लिए संघर्ष करा, स्टूडेंटों के लिए लाठी खाई, मुकदमे लिए, और कुछ मुकदमे लगे तो मैं डूसू का अध्यक्ष बन गया। आगे मेरे जीवन में मुकदमे होंगे तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ जाऊंगा, और अगर मेरे पे और मुकदमे हुए तो मैं सांसद बन जाऊंगा। मेरे को मुकदमों से डर नहीं लगता। मुकदमे कोई हमने चोरी थोड़ी ना करी है, किसी को सताया थोड़ी ना, हम तो लोगों की आवाज उठा रहे हैं। जो लोग अपनी आवाज उठा नहीं रहे, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। अगर उनके लिए मुकदमे सहने पड़े तो क्या बुराई है? मुकदमों से डर नहीं लगता। लोगों ने सेवा करने का मौका दिया और मुकदमों का शतक लग गया तो मैं लोकसभा में भी जा सकता हूँ। तो 1000 पे पहुंचे तो मोदी जी की जहां पहुंच जाओगे। बट जैसे आप स्टूडेंट हो जी, तो पॉलिटिकल करियर ही क्यों सोचा आपने?
मतलब जो पढ़ाई कर रहे होगे आप उसी में करियर बनाए, क्यों नहीं सोचा? ये क्यों सोचा कि यहाँ से निकल के विधायक बनना है? अच्छा, यहाँ से निकल के विधायक बनना है। हाँ, तो यही दिमाग में क्यों आया? मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप, पढ़ाई करके लोग कहते थे ना पहले जमाने में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, सीधे नेता बनने क्यों सोचा? क्योंकि नेता हो इसलिए? नहीं जी, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे दादाजी 17 गांव के प्रधान थे। उनको प्रधान का मतलब ये नहीं होता कि आपको इलेक्ट करा जाता है, आपके लिए वोट करा जाता है, कि 17 गांव के जितने भी सरपंच है, बड़े बूढ़े हैं, वो एक को आशीर्वाद देते हैं कि आप 17 गांव की कमान अब आप संभालोगे, 17 गांव की इज्जत आपकी इज्जत है। तो मेरे दादाजी खाप पंचायत बिल्कुल। तो मेरे दादाजी 17 गांव के प्रधान थे और अब मेरे बड़े पापा है, सबसे बड़े पापा। तो मेरे को सबसे अच्छी बात अपने दादाजी के बारे में ये लगती थी कि पूरा दिन वो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा में लगाते थे। उन्होंने गांव में 3 मंदिर बनाए, 2 बड़े फार्म हाउस बनाए, कि जहाँ पे उस समय का युवा कुश्ती कर सकता है, खेल सकता है, रनिंग कर सकता है, जिस भी फील्ड में वो एक्सपर्ट होना चाहता है वो उस समय उस फार्म हाउस में जाकर तैयारी कर सकता है।